हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आखिरी वीडियो है और आखिरी हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ एंड कंक्लूजन। तो ये दो टॉपिक्स हैं, दोनों को अब हम इस लास्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो चैप्टर है हमारा वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। हमने सारी चीजें पढ़ ली कि किस तरीके से मोनार्की आई, मोनार्की के बाद फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है जिसमें नेशनल असेंबली एस्टेब्लिश होती है। उसके बाद फिर हमारा जेकोबियन आता है, तो किस तरीके से मोनार्की हटा दी जाती है, रिपब्लिक आता है। उसके बाद फिर डिक्टेटरी रूल आता है, फिर उसके बाद नेपोलियन आता है। तो थोड़ा इसमें हम कंक्लूजन में नेपोलियन के बारे में भी पढ़ेंगे और एक जो लास्ट टॉपिक रह गया है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो टॉपिक है वो कहता है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है, बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि जब रिवॉल्यूशन आया, यानी कि जब मोनार्की हटी और उसके बाद, यानी कि पहले तो संविधान आया था और उसके बाद फिर मोनार्की भी हट गई थी। तो ये जो बदलाव आया, ये जो रिवॉल्यूशन आया, जो क्रांति आई है, इसके बाद हमारी एवरीडे लाइफ, जो आम रोजमर्रा की जिंदगी थी, उसमें क्या इंपैक्ट आया, उसमें क्या फर्क देखने को मिले, क्या बदलाव आए। तो चलिए उसी के बारे में इसमें बताया गया है टॉपिक में। तो देखिए, द कैन, तो इसमें एक सवाल भी पूछा गया स्टार्टिंग में, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। यानी कि जो ये पॉलिटिकल जो सारी सिचुएशंस थी, जो मोनार्की हट के जिस तरीके से रिपब्लिक आता है, तो उसके हटने की वजह से क्या लोगों की आम जिंदगी में पहनावा, उनका बोलना और क्या पढ़ना, क्या ये सारी चीजों में बदलाव आया। तो सवाल आप खुद बताइए कि जब हमने सारी चीजें पढ़ी तो उसमें हमने काफी कुछ चीजों के बारे में जाना। हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा, अगर आपको याद होगा, उसमें हमने कपड़ों के बारे में बात करी थी, रेड कैप के बारे में बात करी थी, किताबें लोग पढ़ने लग गए थे और लैंग्वेजेस थी। तो ये सारी चीजें पढ़ी तो क्या होता है 1789 जब ये सारी चीजें होती है, याद करो ब्रिस्टल जो फोर्ट वगैरह था, जब ये सारी चीजें बदली थी और राजा की जो मोनार्की भी हटा दी गई थी, मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर राजा की हटाई गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, लोगों की आम जिंदगी में फर्क आया था, चाहे वो इंसान हो, चाहे वुमेन हो, चाहे बच्चे हो। काफी सारे लोगों को वोटिंग राइट्स मिले। वोटिंग राइट्स मिलने के बाद औरतों के लिए क्या क्या काम हुआ, जैसे लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था कि लेडीज के लिए कैसे एजुकेशन सिस्टम को एक्सपैंड किया गया, और उसके अलावा लेडीज के लिए जो काम करने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले गए, काफी सारे लॉ लेकर आए, डिवोर्स लॉ था और सिविल लॉज थे। तो ये सारी चीजें बदली सोसाइटी में, तो हर एक इंसान की जीवन में बदलाव आया जब ये रिवॉल्यूशन हुआ। तो आया, लेकिन धीरे धीरे आया। उसके अलावा आगे बढ़े तो जैसे उसमें बताया था, तो गवर्नमेंट पास अ लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी आइडियाज। और जो मेन है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया तो उसके बाद यही तो जो मेन आइडिया थे हमारे, इक्वालिटी के, फ्रीडम के, ऐसी सोच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें निकल कर आई। यही इस स्टोरी का जो मतलब, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इससे मेन कंक्लूजन क्या निकल कर आया है कि जो समाज में बराबरी की हम बात करते हैं, इक्वालिटी की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, ये सारी चीजें यहीं से निकल कर आती है। ये बदलाव आता है आम जिंदगी में। उसके अलावा फिर 1789 में आया था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब ये सेंसरशिप क्या होता है, मूवीज वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंसरशिप अप्रूवल लेना होता है। तो कोई भी मूवी है उसमें किसी भी तरीके का कोई गलत बात ना लिखी हो, कोई गाली गलौच हो गई या कोई अडल्ट चीज हो गई, या फिर किसी भी तरीके से किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म होता है जो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खराब कर सकता है, तो ऐसी चीजों के लिए सेंसरशिप लाया जाता है मूवीज के लिए। तो उस जमाने में भी सेंसरशिप हुआ करती थी। तो इसका मतलब होता है बेसिकली, जब राजा था तो राजा को पता था ना कि लोग है, मोनार्की है, क्या है, मोनार्की पुराने टाइम की है। तो मोनार्की में क्या हुआ करता था कि राजा के खिलाफ कोई कुछ गलत ना बोल दे, कोई कुछ गलत ना लिख दे। तो इसलिए कोई भी चीज इंसान जब कुछ लिखता था, प्रिंट करता था, ब्रॉडकास्ट करता था, तो उसके लिए सेंसरशिप लेनी पड़ती थी, यानी राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उस चीज को अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि 1789 में क्या हुआ, फिर जब वो मतलब मोनार्की को कंट्रोल करके जब कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, तो सेंसरशिप जो थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था। उसके अलावा ओल्ड रीजन में क्या था, जो अभी मैंने आपको बताया कि राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी। और फिर बाद में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो नेचुरल राइट दे दिया गया। मतलब ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि इंसान को कुछ भी कहने की, करने की, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, जो आज की डेट में हमारे देश में भी देखने को मिलती है, जो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, जो हम प्रिएबल में भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आई और लोगों ने फिर इस चीज को बोलना, गा के,
काफी सारी चीजों से बोल के, बात करके, डिबेट करके डिस्कशंस होती थी। मतलब पहले क्या था ना कि पहले लोग बोल भी नहीं सकते थे, किसी के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते थे। तो अब क्या था कि जब कोई भी कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ भी चीज हो रही है, तो वो सही है गलत है, लोग उसके बारे में आवाज उठा सकते थे, बोल सकते थे, डिबेट होते थे, डिस्कशन होते थे। तो ये जो सारे आइडियाज थे उसके बारे में लोगों ने बातें करी, सोची, और इस सोच को स्प्रेड किया हर जगह। मतलब एक दूसरे में ये चीजें फैली। मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसी सोच है जो निकल कर आई धीरे धीरे धीरे, और फिर वो हर इंसान के माइंड में, दिलो जहां में बैठी है। जिस तरीके से इस रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों की आम जिंदगी में एक ऐसा फर्क आया जो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन सालों तक देखने को मिला। तो दोस्तों ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, और इसका अब आखिरी टॉपिक बचता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या रहा, इस पूरी स्टोरी का सार क्या रहा, तो मतलब हम क्या चीजें पढ़ेंगे। देखिए जो बात इसमें बताई थी वही है, बस थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो नेपोलियन का क्या था कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्टी क्रॉन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का अपने आप को एम्परर घोषित कर देता है, मोनार्की आ जाती है। तो इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। पहले क्या आया था, पहले था लुईस 16 राजा था जिसकी मोनार्की चल रही थी। उसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि नेशनल असेंबली आती है। तो नेशनल असेंबली आई, और फिर उसके बाद वो राजा को पावर कंट्रोल कर ली गई। फिर राजा की मोनार्की को हटा के जब ये नेशनल असेंबली आती है, नेशनल असेंबली के बाद क्या होता है, नेशनल असेंबली के बाद आता है हमारा जेकोबियन की सरकार आती है जिसमें रिपब्लिक कर दिया जाता है। फिर आता है डायरेक्टरी रूल आता है, और डायरेक्टरी रूल के बाद फिर नेपोलियन आता है, यानी कि फिर से मोनार्की आ जाती है। तो मोनार्की से शुरू हुए मोनार्की आ जाती है। तो मोनार्की आती है, और उसके बाद क्या होता है, तो लेकिन जो ये नेपोलियन था, ये जो किंग था, बेसिकली क्या था, एक तरह का डिक्टेटर था। ये आर्मी का बंदा था जिसने अपनी आर्मी को लिया और वहां पे इन्वेजन करके सारे उसको कैप्चर कर लिया। सो क्रिएटेड डायनेस्टी इन वेरियस कंट्री एंड सेंड देयर रिलेटिव्स। तो मतलब जगह जगह हर कंट्रीज में इसने इन्वेजन किया और जाके अपनी रिलेटिव्स को वहां पे हैंड ओवर दे दिया, और इस तरीके से कब्जाने लगा चीजों को। लेकिन नेपोलियन के बारे में कहते हैं ही सॉ एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यानी कि इसको यूरोप का मॉडर्नाइजर कहा जाता है, मॉडर्न आइडियाज को लेकर आया था। क्यों, तो उसके बारे में मैं बता देता हूं। हुआ क्या था कि लॉ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट, मतलब कुछ लॉ लेकर आया था। तो लॉ क्या थे कि एक तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लॉ लेकर आया था कि यानी कि कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा है ना, तो इस तरीके से तो लोगों ने इसको एक अच्छे उसमें देखा। यानी कि जब वैसे तो कहने को एक मोनार्क था, तो यहाँ से आप थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा। एक तो इक्वालिटी और लिबर्टी जैसी सोच आ गई थी फ्रांस में। उसके बाद फिर जब ये इंसान आया तो इसने भी मोनार्की के चलते हुए कुछ ऐसी चीजें करी जो लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए। तो हुआ क्या कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके बाद यूनिफॉर्म, एक दूसरी चीज थी जो यूनिफॉर्म सिस्टम लाया किसमें, वेट में। वेट यानी कि जब कोई भी चीज सामान खरीदते हैं हम, तो उसका जो होता है ना वेट वगैरह नापते हैं, तो उसका प्रॉपर एक सिस्टम था कि 1 किलो 2 किलो वाला सिस्टम, वो यही नेपोलियन लेकर आया था। उसके अलावा डेसिमल सिस्टम, यानी कि 1.5 किलो है तो मान लीजिए 1 किलो 50 ग्राम, तो 50 ग्राम 0.50। तो वो जो डेसिमल सिस्टम था उसको भी ये नेपोलियन उसी टाइप पर लेकर आया था। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन स्टार्टिंग पीपल सॉ हिम एज अ लिबरेटर बट लेटर नोन एज अ इन्वेडर। तो मतलब हुआ क्या था ना कि फ्रांस क्या था, फ्रांस बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, लिबर्टी इक्वालिटी ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी। तो लोगों को लग रहा था कि भाई ऐसा क्या है, क्योंकि बाकी जगह तो मोनार्की थी, बाकी जाके मोनार्की तो वही पुरानी सोच पे चल रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि ये नया तरह का मोनार्क है जो इस तरीके से सोसाइटी को बदल रहा है। सोसाइटी तो पहले से ही बदल रही थी, और इसके आने से भी कुछ मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रहा था। तो लोगों को लग रहा था क्यों ना ये हमारे देश में आके हमारे मोनार्क को हटा ये बन जाए, तो हमारा देश भी बदल जाएगा। तो स्टार्टिंग में लोगों को लगा ही इन्वेडर था, लेकिन बाद में पता चला वो क्या निकला, इन्वेडर था जो लोगों के जा जाके कॉलोनीज को कैप्चर कर रहा था। और फिर इसका रिजल्ट यही होता है कि वो वाटरलू जो जर्मनी है 1815 में वो हार जाता है। तो मतलब ज्यादा लंबा समय नहीं रहा था इसका, नेपोलियन का। उसके बाद फिर धीरे 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 सालों लगे, साल 2 साल लगते हैं वापस से फ्रेंच को एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनने के लिए। वो आप आगे वाली अगली 10th क्लास में जो बुक मैं जब शुरू करूंगा तो उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में जो है इतना ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो फाइनली इसमें क्या होता है, बट हिज आइडियाज स्प्रेड लेटर इन यूरोप। और उसके भी यही आइडिया, क्योंकि उसने भी इन आइडियाज को सपोर्ट करा, लिबर्टीज और ये सारी चीजों को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सारी चीजों को, और ये जो आइडियाज थे ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हुए। इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इतना लोग जानते हैं, समझते हैं, और इसलिए इसको याद किया जाता है। और इसी के चलते हुए आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट स्प्रेड एवरीवेयर इन 19th सेंचुरी। तो मतलब 19th सेंचुरी में ये पूरा का पूरा यूरोप में फैले इसके ये डेमोक्रेटिक और इक्वालिटी के आइडियाज और लिबर्टी के, सॉरी। और उसके बाद टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, उस मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब ये लोग भी उसके आइडियाज से काफी इन्फ्लुएंस हुए। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन उन लोगों ने भी पढ़ा और जाना और समझा, और इस तरीके से काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए। इसलिए आपको आज भी ये लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये सारे वर्ड्स हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों मेरा यही था टॉपिक आज का और यहीं से हमारा चैप्टर की समाप्ति होती है, अंत है इस चैप्टर का। अब हम मिलेंगे अगले नए चैप्टर में एक नई शुरुआत से। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।